दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी अपराजेय हैं या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि असल आंकड़े नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहे हैं? जरा इन नतीजों पर देखिए तो गौर आप करेंगे कि केवल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है और वो एक ऐसी जीत जिस पर खुद भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं कर पा रही है। सच्चाई ये है कि न तो महाराष्ट्र की जमीन, न महाराष्ट्र की जनता, न महाराष्ट्र में जाने वाले पत्रकारों ने कभी इस तरह का प्रेडिक्शन किया था कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% रहेगा और इधर शिवसेना बाल ठाकरे की, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी लगभग किनारे लग जाएगी। 288 विधानसभा की सीटों में से 233 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी माने उसके अलायंस ने, महायुति ने जीत हासिल की है और एमबीए केवल 49 सीटों पर चुनाव जीत सका है। केवल महाराष्ट्र के नजरिए से अगर आप देखेंगे और जिस तरह की ब्रांडिंग की गई है, कल गोदी मीडिया ने जो भक्तिभाव से जो मोदी महिमा गाई है, उससे तो सिर्फ आपको यह लगेगा कि नहीं साहब अब तो सब कुछ खत्म हो गया और मोदी को नहीं हराया जा सकता। जबकि ये चुनाव मोदी ने अपने न तो नाम पर लड़ा, ना महाराष्ट्र का, ना झारखंड का। इसके पहले हरियाणा से भी वो चले गए थे और महाराष्ट्र से भी 3 दिन पहले विदेशी दौरे पर चले गए थे। अब जरा मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर के आता हूं और फिर उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के असर पर बात करूंगा। आंकड़े क्या कह रहे हैं? अगर आप महाराष्ट्र को छोड़ दें तो जरा झारखंड की तरफ आइए। झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी शिकस्त हाथ लगी है। जो लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पिछले बार से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, ऐसा नहीं हो पाया। 24 साल के झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई सरकार वापस आई है, वो हेमंत सोरेन की सरकार। 81 सीटों में से 56 सीटों पर इंडिया अलायंस जीता है और 24 पर एनडीए जीता है। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने गजब चुनाव प्रचार किया, गजब नेतृत्व संभाला और जिस तरह से उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। हेमंत सोरेन 6 महीने जेल में थे और जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उस बलिदान की कीमत लोगों ने अदा की, उन्हें रिस्पेक्ट दे करके, फिर से ला करके। और जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार ने खेल किया था डिस्क्रेडिट करने का, हेमंत सोरेन को चोर और बेईमान घोषित करने का, वो मंसूबे खारिज हो गए। क्या महाराष्ट्र से छोटी विक्ट्री है झारखंड की? यह जरूर है कि महाराष्ट्र देश का दूसरे नंबर का बड़ा राज्य है और आर्थिक राजधानी आप एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन असल में वहां चुनाव कौन लड़ रहा था ये आप सबको मालूम है कि ये इस चुनाव की बधाई तो मैंने भी दी है। चुनाव आयोग राजीव कुमार को दी जानी चाहिए और अडानी सेठ को, राष्ट्रीय जो सेठ हैं उनको दी जानी चाहिए, अडानी साहब को। जिस तरह से पैसे के जरिए चुनाव लड़ा गया और चुनाव आयोग ने क्या क्या खेल करवाए उसकी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, आज वक्त जाया नहीं करूंगा आपका, कि कैसे वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, कैसे जो बीजेपी का अपर मिडिल क्लास समर्थक है उसको बूथ तक ले जाया गया, कैसे चुनाव में पैसा झोंका गया। ये सारी बातें हैं आपके सामने और आखिरी तक ईवीएम को लेकर के भी कुछ सवाल है। हालांकि इस पर मेरा बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, और इसलिए नहीं है क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं है, इसलिए बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता। यह काम राजनीतिक दलों का है। लेकिन जो हमें दिख रहा है सामने कि वोटर लिस्ट से नाम गायब है, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, लोगों को
अलग अलग बूथों पर भेजा जा रहा है एक ही परिवार के 4 लोगों को। ये जो परिस्थिति है उसने वोट डालने से लोगों को हतोत्साहित किया और यही है संविधान की हत्या। संविधान की हत्या का मतलब पेज फाड़ना नहीं है कि करके और खत्म कर देना है। यहां तो रोज संविधान को रौंदा जा रहा है। उसका गुनहगार चुनाव आयोग भी है और सत्ता सरकार को है ही। जरा झारखंड की तरफ आइए। झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जो झोंकी है वहां सांप्रदायिकता और जिस भाषा में बात की है, मुसलमानों के खिलाफ खुल करके कैंपेन किया। वहां आदिवासियों के भीतर हिंदू और जो दलित और पिछड़ा था उसे हिंदू बनाने की जो कोशिश की गई थी, पलीता लग गया। बटेंगे तो कटेंगे खत्म हो गया, नहीं चला। और ये महाराष्ट्र में भी नहीं चला। झारखंड ने दिखा दिया कि अगर आदिवासी अस्मिता पर आप हमला करेंगे, और सरना कोड की बात कर रहे थे हेमंत सोरेन, तब लोग ये भी कह रहे थे कि वहां एंटी आदिवासी कहीं सेगमेंट पैदा ना हो जाए और बीजेपी चुनाव जीत ले। और समय भी मैंने कहा था कि हेमंत सोरेन के हाथ में और कल्पना सोरेन ने जिस तरह से बागडोर संभाली है, लोग वहां खुश नहीं है बीजेपी से। और जिस तरह की बकवास हो रही है, जिस हद तक पहुंचा जा रहा है, जो सीमा लांघी जा रही है निर्लज्जता की, धार्मिक ध्रुवीकरण की, उसे इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती। नहीं, आपने महाराष्ट्र में जो किया होगा वो किया होगा, लेकिन धर्म के आधार पर। और जो लोग आरएसएस को श्रेय देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आरएसएस ने बहुत बड़ा खेल किया, नो, नेवर। न तो मैं महाराष्ट्र के खेल को आरएसएस के बारे में मान सकता हूं, ना ही हरियाणा में आरएसएस की कोई खास भूमिका है। आरएसएस किस एजेंडे पर, किस मुंह से गया होगा दलित और पिछड़ों के बीच में? क्या ये कहकर के साहब कास्ट सेंसस नहीं कराया जाएगा? क्या ये कहकर के आरक्षण को खत्म करेंगे? क्या ये एजेंडा लेकर के गया होगा कि हम संविधान को नहीं पसंद करते हैं? संभव ही नहीं है। वो जो बीजेपी का एक खास समर्थक तबका है वहां वो पहले से ही मौजूद है। आरएसएस वहीं जाता है और वहीं से कुछ भ्रम पैदा करता है, कुछ लोगों के मन में आशंकाएं पैदा करता है। वो आशंकाएं जाती हैं, जिसको र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी कभी कहा था मधुलिमय ने। र्यूमर क्रिएट जरूर किए जाते हैं वहां से, और वो र्यूमर इस्लामोफोबिया के भी होते हैं, वो र्यूमर दो जातियों के बीच लड़ाई के भी होते हैं, एंटी मराठा वहां खेल किया गया होगा। लेकिन आरएसएस गया, घर घर गया और उसने वोट में तब्दील कर दिया लोगों को। इससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। फिर जरा लौटते हैं झारखंड पर। झारखंड में जिस तरह से लोगों ने हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन पर भरोसा किया, राहुल गांधी वहां गए और राहुल गांधी को जो समर्थन मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे वहां, तेजस्वी यादव ने भी अपनी ताकत झोंकी, लालू प्रसाद यादव इस उम्र में और इस बीमारी की हालत में भी पहुंचे। और जो वहां पर चुनाव प्रचार हुआ उसमें बहुत आश्वस्त किया था हेमंत सोरेन को, और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम करीब 60 सीटें जीतने जा रहे हैं। 60 नहीं, लेकिन 56 सीटें उन्होंने जीती। और ये तब जब हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग रोज जिस तरह की बीट की भाषा बोल रहे थे, वो अपने आप में इस देश के लिए बेहद खतरनाक है। अब चला लौटते हैं उस मुद्दे की तरफ कि राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या असर होने जा रहा है। क्या विपक्ष कमजोर हो गया है? क्या राहुल गांधी डिस्क्रेडिट हो गए हैं? महाराष्ट्र में संविधान का मुद्दा उनका नहीं चला। लेकिन असल में क्या है, तस्वीर वो देखिए। तस्वीर ये कह रही है कि महाराष्ट्र को अगर हम छोड़ दें, उसी महाराष्ट्र में नांदेड़ की सीट लोकसभा की वो कांग्रेस पार्टी जीतती है। 2 लोकसभा के उपचुनाव थे, नांदेड़ महाराष्ट्र और वायनाड। प्रियंका गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ा है वहां, वो जीती। और 3-4 बल्कि 5-6 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी है। कर्नाटक में 3 सीटों पर उपचुनाव था, बीजेपी के खाते में 0। केरल में 2 सीटों पर उपचुनाव था, बीजेपी के खाते में 0। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर चुनाव था, बीजेपी के खाते में 0। पंजाब में 4 सीटों पर बीजेपी डबल 0। सिक्किम और मेघालय में, सिक्किम में 2 सीटों पर चुनाव, मेघालय में 1 सीट पर चुनाव, जहां बीजेपी इलेक्शन चुनाव लड़ रही थी वहां पर अंडे दिए हैं बीजेपी ने। इधर आप आइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उनका एक पूर्व कैबिनेट मंत्री हारा,
वो बात अलग है कि ये जनाब रामनिवास रावत जो 7 बार से चुनाव जीत रहे थे, मंत्री रहे, पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए, मंत्री बने, लेकिन चुनाव हारे। हालांकि मध्य प्रदेश की 1 सीट वापस आई है, लेकिन उसमें वोट करीब 80,000 घटा है। ये जो सिनेरियो है, ये जो अर्थमेटिक है, वो क्या कह रही है? क्या राहुल गांधी का नैरेटिव ध्वस्त हो गया? नो। महाराष्ट्र में जो जीत हुई है वो जीत लोकतंत्र की नहीं है, वो धनतंत्र की जीत है, वो जनादेश नहीं है, धनादेश है। इसलिए महाराष्ट्र को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाना चाहिए और इस पर बाकायदा रिसर्च होनी चाहिए। इस पर पॉलिटिकल पार्टीज को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो हार है विपक्ष की वो कैसे हुई है। नरेंद्र मोदी की जीत, जो नरेंद्र मोदी मैदान छोड़ करके चले गए, वो जीत कैसे हुई है, इसकी स्टडी होनी चाहिए बाकायदा। लोग कुछ और कह रहे हैं, किसान वहां सोयाबीन का हो, कपास का हो, वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, प्याज के दाम उसको नहीं मिल रहे हैं, टमाटर वो सड़क पर फेंक रहा है और वो किसान वोट करने जा रहा है 1,000 रुपए में। लाडली बहना जैसी वहां पर एक योजना थी, क्या महिलाएं केवल इसी पर वोट करने चली गई? और घर में पुरुष कहीं और वोट करेगा, महिलाएं कहीं और वोट करेंगी। ये प्रवृत्ति हो सकती है 10% हो, लेकिन ये 100% नहीं हो सकती है। ढेर सारे सवाल है। महाराष्ट्र वो जहां डॉक्टर अंबेडकर और शिवाजी महाराज के अपमान किया बीजेपी ने, और वहां पर दलित और पिछड़ा वोटर चला गया साहब बीजेपी के साथ, कैसे? इसलिए बहुत बड़े सवाल हैं इस चुनाव पर, इस चुनाव के नतीजे पर कि महाराष्ट्र में जीत और हार ये दोनों कैसे हुई है। इसकी स्टडी, इसका विश्लेषण, इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। हम लोग जो जमीन पर देखते हैं, जो नैरेटिव बन रहा होता है, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं, उसका ही विश्लेषण करते हैं। और कई बार लोग दूसरे ढंग से बात करते हैं, जैसे बड़े बड़े एक्सेस माई इंडिया के सर्वे फेल हो गए। इस बार तो वो दावा कर रहे हैं साहब 200 से ऊपर, हमने कहा था देखो 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 आ गई, लेकिन रो रहे थे प्रदीप गुप्ता उस समय, जो 400 पहुंचा रहे थे बीजेपी को। कई बार ये भी होता है, लेकिन वो खेल क्या, ये जो महाराष्ट्र का खेल है, कहीं गुजरात में जो हुआ था पिछले इलेक्शन में, जहां संभवतः 156 सीटें बीजेपी जीत गई थी, अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड उसने बनाया था। वो कैसे हुआ था? वो करिश्मा है, वो कौन सा जादू था? उसकी भी जरा स्टडी हो। फिर कैसे महाराष्ट्र में हुआ, उसके पहले कैसे हरियाणा में हुआ, और लोकसभा चुनाव में क्या खेल चला, ये तमाम प्रश्न हैं। लेकिन बावजूद इसके जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों को रिस्पेक्ट करते हुए हम आज जिसकी चर्चा करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होने जा रहा है। क्या अब नीतीश जो पहले ही शरणागत है, नतमस्तक है, पैर छूने पर लगे रहते हैं, क्या अब वो और ज्यादा टूट जाएंगे? क्या वो बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक होने जा रहे हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने कुछ थोड़ा सा आईना दिखाया मोदी को, कई बार मोटी रकम लेकर के गए, क्या आप ये बैसाखियां खत्म हो जाएंगी? कल कुछ पत्रकारों ने कहा कि नहीं साहब अब तो बैसाखियां खत्म हो जाएंगी, मोदी उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां 2019 में थे। क्या ऐसा हो सकता है? जरा आप तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए कि राहुल गांधी तो पहले से गरज ही रहे हैं, अब बरसने के लिए प्रियंका गांधी भी पहुंच रही, और वो प्रियंका गांधी जिन्हें 20 साल की राजनीति का अनुभव है, जमीनी राजनीति का, चुनावी राजनीति का। वो बात अलग है कि उनके हाथ में कई जीते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की पराजय भी है, और राजनीति में जय और पराजय चलती रहती है। जीत से कई बार पराजय ज्यादा सिखाती है। प्रियंका गांधी का ये हुनर वायनाड में दिखा, तो वो दहाड़ना वो आप सुनेंगे पार्लियामेंट के भीतर ही, और जल्दी ही ये शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। क्या मोदी को लोग बख्श देंगे? राहुल गांधी तो कतई नहीं। राहुल गांधी में जो चीज आई है कि वो मुद्दों को नहीं छोड़ रहे। हालांकि मैंने बार बार इस बात को कहा कि राहुल गांधी मुद्दों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर रिप्रेजेंटेशन की कमी है। और जब तक आप नेतृत्व नहीं पैदा करते दलितों, अति पिछड़ों के बीच से,
पसमानदा मुसलमानों के बीच से, तब तक आप वो ताकत नहीं हासिल कर सकते कि नरेंद्र मोदी को आप सीधे टक्कर दें। डेमोक्रेसी में सवाल संख्या बल का है, और संख्या बल में आप जब तक लीडरशिप नहीं देंगे, क्योंकि आज डेमोक्रेसी जहां पहुंच चुकी है, जिस नीचे तल तक पहुंच चुकी है, और वहां वो एसर्ट करता हुआ दिख रहा है वो तबका जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, उसे भी राजनीतिक नेतृत्व चाहिए। ये राहुल गांधी को जरूर करना होगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और दूसरा, राहुल गांधी के भीतर जो क्लियर इंस्टिंक्ट, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि खत्म हो गई है, और उसकी वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी ने अपने आप को सत्ता से दूर कर लिया है। इसको वापस लाना होगा। राहुल गांधी को वो सत्ता की भूख पैदा करनी होगी, सिर्फ लड़ने और संघर्ष का मादा नहीं कि सड़क पर आकर के आप देश को बचाने के लिए और देश को जोड़ने के लिए आ जाएंगे। आपको सत्ता की भूख पैदा करनी होगी कि हमें सत्ता छीननी है और सत्ता पर काबिज होना है। अगर हमारे भीतर जो विजन है उस विजन को लागू करना है, उसके साथ आपको आना पड़ेगा। राहुल गांधी को यह करना पड़ेगा, और जब राहुल गांधी ये करने के लिए तैयार होंगे तो फिर सत्ता भी बदलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्ता यहां से निकल करके सत्ता राहुल गांधी की गोद में जाकर के बैठ जाए। मैं बदलाव की बात कर रहा हूं। सत्ता बदलती है तो समाज भी बदलता है, राजनीति बदलती है, नैरेटिव बदलता है, विचार बदलते हैं, संस्कृति बदलती है, समाज बदलता है। जरूरत उस चीज की है जहां संविधान, लोकतंत्र, इन सबको परे करके, आरक्षण को खत्म करके, जो एक बेरोजगार, अशिक्षित और एक हिंसक समाज बनाया जा रहा है, कि जो नफरत की बुनियाद पर जीवित हो, जिसे सिर्फ 5 किलो राशन दिया, गरीब बनाना और फिर उनको 5 किलो राशन देना, उनका पेट भरना, इसमें आप कृतज्ञता भाव पैदा करके और वोट हासिल करना, ये जो नया विचार है इस लोकतंत्र के, नरेंद्र मोदी की राजनीति को, इसको फेल करने की जरूरत है। यही होगा कल का रण क्षेत्र और यही रणभूमि। शुक्रिया।